साल 1978 में पैसों की बचत स्मॉल सेविंग स्कीम से रूरल लॉ इनकम फैमिलीज डेली वीकली कलेक्शन मॉडल पर एक बैंक की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है सहारा। जहां नॉर्मल बैंक नहीं पहुंच सकती थी, ऐसी जगह पर भी सहारा पहुंच गई। डेली कलेक्शन कलेक्ट करने के लिए इनके एजेंट लगे होते थे। 10 रुपए पर डे से लेकर लाखों रुपए के मुनाफा का स्कीम चलाए गए। लाखों में इनके एजेंट थे। चार्ल्स पोंजी मॉडल पर इनका बिजनेस काम कर रहा था। लोगों को इतना ट्रस्ट दिलाया गया कि लोगों को लगता था कि यह हमारी ही कंपनी है। इनका सिंपल ट्रस्ट इंजन था। फाउंडर को सहारा श्री कहा जाता था। एजेंट परिवार और इन्वेस्टर रिश्तेदार होते थे। ये एक इमोशनल अटैचमेंट बनाया गया। एक टाइम पर जिसके पास 1 रुपए भी नहीं था, उसके पास 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। यह कोई बैंक नहीं था, यह कोई बिजनेस नहीं था और ना ही यह कोई सेबी से अप्रूवल था। इनका कहना था, हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। सहारा केवल बैंक ही नहीं था, बल्कि यह अलग अलग सेक्टर में भी काम कर रहा था, जैसे कि रियल एस्टेट, मीडिया और इंटरटेनमेंट, होटल एंड टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल और कंज्यूमर प्रोडक्ट, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड सोशल प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे थे। साल 2004 तक सहारा के फाउंडर सुब्रत राय ने अपनी खुद की एयर सहारा भारतीय क्रिकेट को स्पॉन्सर किया। सहारा वन के नाम से टीवी चैनल, सहारा समय के नाम से न्यूज चैनल, न्यूयॉर्क की आइकॉनिक बिल्डिंग द प्लाजा का 75% स्टॉक होल्ड कर लिया और इस होटल को उन्होंने $600 मिलियन यानी कि आज के समय में 4,500 करोड़ से ज्यादा में खरीदा। भारत में रेलवे विभाग के बाद सहारा दूसरी नंबर की सबसे ज्यादा जॉब देने वाली कंपनी थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारा कितनी बड़ी ग्रुप थी और इसके फाउंडर कितने अमीर थे। लेकिन यह सब उनके पास शुरू से नहीं था। एक समय पर ये स्कूटर चलाया करते थे। शुरुआत के समय में सुब्रत रॉय मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे, लेकिन अच्छी जॉब न मिलने के कारण ये स्नैक बेचने का कार्य करते थे। अपने स्कूटर पर चिप्स रखकर दुकान दुकान जाकर उन्हें सेल करते थे, जिससे उनकी अच्छी पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब और चाय सब्जियां बेचने वालों से हो गई थी। और उन्होंने यह देखा कि जो लोग हर दिन मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, उन्हें वह सेव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह सेव नहीं करना चाहते हैं, पर उन्हें वे जल्द ही खर्च कर देते थे। इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। सुब्रत राय ने अच्छी स्कीम निकाली। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे पास आप अपना पैसा जमा करिए और केवल 3 महीने में यह पैसा डबल कर दूंगा और इन पैसे को कोई भी 1 रुपए से लेकर जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकता था। मान लो कि कोई 1 जनवरी को 500 रुपए जमा किया तो उसे 1 अप्रैल को 1,000 रुपए मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, यह पैसा 3 महीने में डबल कैसे हो रहा था? क्या सुब्रत राय इस पैसे को किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगा रहे थे? तो जवाब है नहीं। यह पूरा नियम पॉन्जी स्कीम के जैसा काम कर रहा था। जैसे कि कोई भी व्यक्ति 1 जनवरी को 500 जमा करता है तो 1 अप्रैल को उसे 1,000 रुपए देने थे, तो 1 अप्रैल से पहले किसी दूसरे व्यक्ति से 500 रुपए लिया जाता था और उसे मिलाकर 1,000 रुपए रिटर्न किया जाता था। ठीक इसी तरह से दूसरे इन्वेस्टर के साथ होता था और इसी तरह यह लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन अब सवाल है कि इसमें सुब्रत राय को क्या मिलता था? तो इन्वेस्टर का पैसा लंबे समय तक कंपनी में रोकने के लिए इन्हें नए प्लान्स बताए जाते थे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पैसे को 1 साल के लिए होल्ड करके रखता है तो उसे रिटर्न 3 से 4 गुना तक मिल सकता है, जिससे अब सहारा के पास लाखों करोड़ रुपए रुकना शुरू हो गए। सुब्रत राय ने अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में डाले, लेकिन इन्होंने अपना एक पूरा शहर ही बना डाला था, सहारा सिटी। यह मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ में है, जिसमें हर एक तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की लेक, 124 सीटर का सिनेमा थिएटर के साथ साथ हॉस्पिटल और कई सारे पेट्रोल पंप जैसी सुविधाओं से पूरा शहर बना डाला। इसके बाद इन्होंने मुंबई से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहतरीन और डेवलप एम्बे वैली सिटी बनाई, जो कि 10,600 एकड़ में बनी है और इसमें 800 ऐसी लग्जरी बंगलो हैं जिनकी कीमत 5 से 20 करोड़ की है। सुब्रत राय के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और अच्छे अच्छे बिजनेसमैन से जान पहचान हो गई,
जिन्होंने इनके इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने में मदद की। लेकिन साल 1996 में इनके ऊपर मुसीबत तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। सुब्रत राय ने अपने उस समय पर कुछ नामी पॉलिटिशियन का नाम लिया और बताया कि पैसा इन्हीं की वजह से आता है। अब नेताओं को अपना नाम आने पर उन्हें एक्सपोज्ड होने का डर होने लगा, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर करा दिया और इसके बाद से सारा फिर से अपने काम करने लगा। लेकिन शायद मुसीबत पूरी तरह से टला नहीं था। धीरे धीरे सहारा से लोग अपना पैसा निकालने लगे। तब कंपनी को लगा कि आईपीओ निकालना चाहिए और फिर उन्होंने आईपीओ निकालना चाहा, जिसके लिए 30 सितंबर 2009 को कंपनी ने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचएफ दाखिल किया। जिसके बाद सेबी ने सहारा के डीआरएचएफ को पढ़ा, जिसमें दो कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की पैसे जुटाने में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। और इसी दौरान 4 जनवरी 2010 को सेबी को शिकायत मिली, जिसने बताया कि सहारा गलत तरीके पैसे जुटा रही है और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने दोनों कंपनीज की जांच करना शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि ओएफसीडी के जरिए ये इन्वेस्टर से करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। सेबी ने इन्वेस्टर का पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने को कहा, लेकिन सहारा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेबी के पक्ष में फैसला सुनाया और सहारा को इन्वेस्टर का पैसा चुकाने के लिए कहा। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा जुटाए गए फंड के सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को कोई सटीक जवाब न दे पाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्वेस्टर का पैसा विथ इंटरेस्ट वापस करें और कोर्ट ने कहा कि सेबी को कस्टमर का डिटेल्स दो। तब सहारा ने अपनी आखिरी चाल चली, 127 ट्रक से भरे डॉक्यूमेंट को सेबी के ऑफिस में भेज दिया, जिससे कि सेबी उसी में उलझ जाए और सहारा को ज्यादा समय मिल जाए। लेकिन सेबी ने स्मार्ट तरीका अपनाते हुए तुरंत 30,000 डॉक्यूमेंट उन ट्रक में से निकाले और तुरंत चेक करने बैठ गए, जिसमें से 26,000 डिटेल्स को गलत पाया गया। फिर सेबी ने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस करके सहारा की दोनों कंपनियां बंद कर दी और सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया।